क्या आप जानते हैं इंसान का ईगो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यदि वो उसे अपने सम्मान के रूप में देखने लगे तो परिणाम और भी भयानक हो सकता है और फिर कितना भी पछतावा कर लिया जाए वो बदलता नहीं। आज की घटना में हम बात करेंगे ऐसे रिश्तों के बारे में जो एक झटके में तार तार कर दिए गए। उसके बाद जो हुआ उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं अमृथा प्रणय केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले मिर्रेलागुड़ा नामक इलाके से। यहीं पर मुट्ठी रेड्डी कुंता करके एक लोकेलिटी पड़ती है। इसी के पास ही 21 साल की एक लड़की रहा करती थी, अमृथा वर्षिनी राव। ये काफी संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी। इनके पिता शहर के एक नामी गामी इंसान थे। अमृथा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई शहर के एक जाने माने स्कूल ककटिया कॉन्सेप्ट स्कूल से शुरू की, जो मिर्रेलागुड़ा के ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित है। जब ये क्लास 9th में पढ़ा करती थी तब इनके सीनियर क्लास में एक लड़का भी पढ़ाई करता था जिनसे इनकी दोस्ती होती है। जान पहचान तो पहले से ही थी क्योंकि वो लड़का भी सेम लोकेलिटी का ही रहने वाला था, मिर्रेलागुड़ा के मुट्ठी रेड्डी कुंता का। इस लड़के का नाम था पेरूमल्ला प्रणय कुमार। इनके पिता भी LIC में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब करते थे। तो स्कूल में अमृथा और प्रणय की मुलाकात और बातचीत शुरू हुई। आगे हायर एजुकेशन के लिए अमृथा हैदराबाद चली जाती है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से BTech करने लगी। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। वहीं प्रणय भी हैदराबाद चले गए थे। ये श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ये दोनों ही अपने होम टाउन से दूर एक अनजान शहर में थे। एक छोटे से टाउन से निकलकर यहाँ शहर में आए थे। चूंकि ये एक ही लोकेलिटी के थे और सेम स्कूल में पढ़ाई की थी, जब हैदराबाद में वापस दोनों मिले तो इनमें बातचीत और बढ़ती है। गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे इनका अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है। इन दोनों के घर वालों ने शुरू से ही इस रिश्ते का विरोध किया। अमृथा के माता पिता अपनी बेटी को अपने पसंद के लड़के से शादी करवाना चाहते थे, लेकिन अभी पढ़ाई पूरी कर ले। वहीं प्रणय के घर वालों को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। 2017 के दिनों में जब अमृथा के पिता को लगा कि बेटी मान नहीं रही है, उसका प्रणय से गहरे संबंध हो चुके हैं, इसके चलते ये अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर दबाव देकर हैदराबाद से वापस मिर्रेलागुड़ा बुलवा लेते हैं। अब ये सोचते हैं कि बेटी की शादी करवाकर विदा करा देना चाहिए, इसकी उम्र भी हो रही है। जब शादी के बारे में अमृथा को भनक लगी तो ये जनवरी 2018 के आखिरी हफ्ते में प्रणय से कांटेक्ट करती है। उससे कहती है कि ये तुमसे शादी करेगी वरना अपना समाप्त कर लेगी। आगे दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। 30 जनवरी 2018 इस दिन पिता घर पर नहीं थे, किसी काम से हैदराबाद गए हुए थे। माँ भी अपने रूम में सो रही थी। घर के बाकी लोग, साफ सफाई करने वाले, ये लोग भी उस समय नहीं थे। यही अच्छा मौका था। इसी दिन अमृथा अपना सामान पैक करती है। बाहर प्रणय गाड़ी लेकर खड़ा था। ये दोनों मौका देकर अपने अपने घर से भाग जाते हैं। भाग कर ये सीधे हैदराबाद गए। वहां पर ये लक्ष्मी नगर एरिया के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। इन सब चीजों के बारे में दोनों के ही घर वालों को भनक तक नहीं थी। अमृथा के घर वालों को जब एहसास हुआ कि बेटी घर पर नहीं है तो पिता थाने में जाकर बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं और साथ में प्रणय के खिलाफ अगवा करने का भी कंप्लेन दर्ज कराया। इन्हें शक था कि यही लड़का बेटी को ले गया होगा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, उन्हें ढूंढने लगी। कुछ हफ्तों के अंदर ही पुलिस अमृथा और प्रणय का पता लगा लेती है। उन्हें मिर्रेलागुड़ा लेकर आते हैं। अमृथा ने पुलिस से कहा कि ये माइनर्स नहीं हैं, इनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है। अपनी मर्जी से भागकर शादी की, साथ रहने का पूरा अधिकार है। ये जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं और ये अपने पति प्रणय के साथ रहना चाहती है, ना ही अपने पिता के घर पर। पिता भी इसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं मगर इसने नहीं सुना। अब इसके बाद प्रणय अमृथा को लेकर अपने माता पिता के घर पर जाता है, जो अमृथा के घर से कुछ गली ही दूर था। वहां पर भी प्रणय के माता पिता ने विरोध जताया। अमृथा को उसके घर भेजने की कोशिश करते हैं मगर ये नहीं सुनती। इसने कहा कि ये प्रणय से दूर नहीं रह सकती, अगर गई तो अपना समाप्त कर लेगी। अंतिम में थक हार कर प्रणय के माता पिता को भी अमृथा को बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इसी बीच प्रणय के घर वालों को पता चला कि अमृथा 4 महीनों की गर्भवती है। ये भी एक रीजन था अपनाने का। आखिर ये कहाँ जाएगी। खैर इस परिवार ने खुशी खुशी दोनों को स्वीकार कर लिया। 17 अगस्त 2018 को प्रणय के माता पिता काफी धूमधाम से दोनों का रिसेप्शन कराते हैं। बहुत सारे लोग इस फंक्शन में आए हुए थे। खाना पीना हुआ, पार्टी हुई। अब चूंकि अमृथा प्रेग्नेंट थी, प्रणय के बच्चे की मां बनने वाली थी, तो इसका अक्सर हॉस्पिटल आना जाना लगा हुआ था। प्रणय और उसका परिवार पूरी तरह से इसका ध्यान रख रहा था। जिम्मेदारी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाते चेकअप के लिए। अब आते हैं 14 सितंबर 2018 की तारीख को। इन दिनों अमृथा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और प्रेगनेंसी का चेकअप भी कराना था। इसीलिए 14 सितंबर की सुबह ये प्रणय और प्रणय की मां प्रेमलता तीनों लोग ज्योति हॉस्पिटल जाते हैं। जब ये 1:30 बजे चेकअप कराकर लौट रहे थे तभी एक अननोन आदमी पीछे से हथियार लेकर आया और प्रणय पर 2 हमला किया। उसके बाद वो अपनी स्कूटी से भाग जाता है। 5 महीने की गर्भवती महिला और एक माँ के सामने पति और बेटे के रूप में प्रणय का कत्ल हुआ था। उस आदमी ने प्रणय का कत्ल क्यों किया,
जैसा कि सीसीटीवी में दिखा कि अननोन आदमी ने केवल और केवल प्रणय पर किया, जबकि वो अमृता और प्रेमलता पर भी कर सकता था। फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? केवल प्रणय का ही कत्ल क्यों किया? उसकी केवल प्रणय से ही क्या दुश्मनी रही होगी? प्रणय के माता पिता सीधे सीधे अमृता के पिता तिरुनगर मारुति राव पर अपने बेटे के कत्ल का इल्जाम लगाते हैं। इन्होंने उनके खिलाफ मिर्जागुड़ा टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराया। आईपीसी की धाराएं 302, 120B और 34 लगती हैं। यहाँ तक कि SC/ST के कुछ सेक्शंस के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि प्रणय कुमार दलित समुदाय से भी बिलोंग करता था। ये घटना दिन के समय सबके सामने हुई थी। तेजी से ये मामला न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलने लगा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होने लगी। दलित यूनियन के सपोर्टर्स, पॉलिटिशियंस, इसके अलावा और भी कई सारे लोग प्रणय के फैमिली के सपोर्ट में आते हैं। अगले दिन पूरे शहर को बंद कर दिया गया था। लोग धरने पर बैठ गए थे कि प्रणय के कातिलों को अरेस्ट करके सजा दो। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होने लगे कि लोगों के अंदर से कानून का डर खत्म हो चुका है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। इन सभी चीजों से पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। इसमें कई सारी टीम्स बनाई जाती हैं। नालगोंडा के एसपी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुड़ते हैं। पुलिस ने अमृता और प्रणय के परिवार से पूछताछ शुरू कर दी। अमृता तो बेहोश थी, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। डॉक्टर्स इसको स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। उधर प्रणय के करीबी लोगों का मानना था कि इस कत्ल के पीछे अमृता के पिता का हाथ है, यानी मारुति राव का। तिरुनगर मारुति राव शहर के एक जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर और बिजनेसमैन थे। इनका अपने शहर में काफी बड़ा नाम था। बड़े बड़े लोगों में इनका उठना बैठना था। 25 साल पहले इन्होंने अपने करियर की शुरुआत राशन बेचने से की और केरोसिन ऑयल में भी डीलिंग करते थे। धीरे धीरे इनकी जान पहचान शहर के बड़े लोगों में होती है। उसके बाद इन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। इन्होंने इडुलागुड़ा में 2 स्टोरी शॉपिंग मॉल से लेकर अड्डांकी नरकटपल्ली रोड पर स्थित सरन्य ग्रीन होम्स में बिल्डर के रूप में सैकड़ों रेजिडेंस बनाए थे और बेचे थे। इनके फ्लाईओवर ब्रिज के पास बाईपास रोड पर कई सारी खाली पड़ी हुई जमीनें थीं, प्लॉट थे। यह भी इंफॉर्मेशन है कि इनका हैदराबाद के तल्लागड्डा में वेंचर था। इनके नालगोंडा के देमर चिल्ला मंडल में कई सारी एग्रीकल्चरल जमीनें थीं। इसके अलावा भी कई सारी दुकानें, घर वगैरह थे। कुल मिलाकर इन्होंने 25 सालों में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। इन्होंने अपने घर के ऊपर के 2 मंजिल पर एक स्कूल भी ओपन किया था, अमृता जीनियस स्कूल। मारुति राव अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। कई सारी प्रॉपर्टी अमृता के नाम पर भी खरीद कर रखे थे। वैसे मारुति राव के ऊपर पहले कई सारे चीटिंग और जमीन से जुड़े मुकदमे भी हो चुके थे। यह भी आरोप लगा कि इन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों और भरोसेमंद एम्प्लॉयज के नाम पर अपनी बेनामी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। अमृता की लाइफ में जब प्रणय आया तभी पिता और बेटे के रिश्ते में तनाव हो गए थे, लेकिन माँ गिरजा रानी और बेटी अमृता में संबंध ठीक थे। जब प्रणय के कत्ल का इंसिडेंट हुआ उसके 2 दिनों तक अमृता हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई थी। जब होश आया तो पुलिस इन्हें इन्फॉर्म करती है कि प्रणय की मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि डॉक्टर्स ने ऐसी खबर देने से मना किया था, कहीं फिर से अमृता की तबीयत न खराब हो जाए। जैसा कि प्रणय के घर वाले इल्जाम लगा रहे थे अमृता के पिता पर, अमृता भी अपने पिता पर पति के कत्ल का इल्जाम लगाती है। साथ में अपने चाचा टी श्रवण राव पर भी इल्जाम लगाया। इसके पिता और चाचा इस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा कर रखते थे। बचपन से वो सिखा रहे थे कि तुम दूसरे धर्मों के लोगों से और लोअर कास्ट के लोगों से बातचीत मत करना, यहाँ तक कि उन लड़कियों से भी बात मत करना, सहेली बनाना तो दूर की बात। मगर अमृता ये सब चीजें नहीं मानती थी। इसका मानना था कि सभी लोग एक समान होते हैं, सबको एक समान नजरों से देखना चाहिए। जब स्कूल में पढ़ती थी और प्रणय से इसकी दोस्ती हुई और इसके बारे में मारुति राव को पता चला तो इन्होंने अमृता को स्कूल भेजना बंद कर दिया। एग्जाम के पेपर्स भी घर बैठा कर लिखवाते थे। यहाँ तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए भी जाने से रोका। सारे एग्जाम वगैरह घर पर बैठकर ही दिलवाया। अब चूंकि ये इतने बड़े आदमी की बेटी है, मारुति राव का शहर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, एक तरह से शहर को चलाने वाले लोगों में अच्छी खासी पैठ थी। उनके साथ रोज का उठना बैठना था, तो कोई एग्जाम घर पर बैठकर दिलवाना हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी पावर तो थी ही। मारुति राव ने अमृता को हायर एजुकेशन के लिए और प्रणय से दूर करने के लिए इसे हैदराबाद भेज दिया। इत्तेफाक से वहीं पर प्रणय भी पढ़ाई कर रहा था। फिर से वहां पर दोनों मिल जाते हैं। मारुति राव हमेशा अपनी बेटी से कांटेक्ट करके पूछता था कि तुम प्रणय से बात तो नहीं करती। एक दिन प्रणय और अमृता जब मिरेलागुड़ा में थे तो ये मूवी देखने के लिए राघव टॉकीज गए। जैसे ही इसकी भनक मारुति राव को हुई वो चाचा श्रवण के साथ थिएटर में आ जाते हैं और अमृता को जबरदस्ती घर लेकर गए। घर पर चाचा ने डंबल से और छड़ी से उसकी खूब पिटाई की और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसका अपने कजन भाई बहनों से भी बात करने पर रोक लगा देते हैं। कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। ये लोग प्रणय के परिवार को घर बुलाते हैं और उनके सामने अमृता को धमकी देते हैं। इसके चलते प्रणय ने कई दिनों तक अमृता से बात तक नहीं की थी, दूर जाने लगा। ये एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से आता था, सीधे साधे लोग थे, और उधर वो एक हाई सोसाइटी के पावरफुल लोग थे। इन सब चीजों के बावजूद भी अमृता ने प्रणय से बात करना बंद नहीं किया। प्रणय के पिता के अनुसार अमृता ने प्रणय से कहा कि अगर शादी नहीं की तो ये अपने जीवन समाप्त कर लेगी, जिसके चलते वापस से इसको अमृता को स्वीकार करना पड़ता है। फिर ये भागकर शादी कर लेते हैं।
इस बीच कई बार मारुति राव प्रणय के पिता को अपने घर पर बुलाकर ऑफिस में बुलाकर धमकी देता था और कहता कि अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। प्रणय के पिता भी बहुत कोशिश करते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं, मगर वो भी सुनने को राजी नहीं था। अब इसने भी ठान लिया कि अमृता के साथ ही रहेगा। इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी करने की वजह से मारुति राव ने अपनी जायदाद का वारिस अपने छोटे भाई श्रवण कुमार को बना दिया था। अमृता शादी के बाद प्रणय के घर पर आ गई थी। इस बीच भी मारुति राव कई बार बेटी को घर बुलाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं सुनती, नहीं आती, क्योंकि इस घर से ज्यादा प्यार मिल रहा था। वहां पर लोग टॉर्चर करते थे। हालांकि अमृता अपनी माँ से फोन पर बात किया करती थी, जिसके चलते उन्हें भी पता चलता कि अमृता का हालचाल कैसा है, वो गर्भवती है, इसका भी पता चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति राव ने एक बार प्रणय को अपने पास बुलाया था और कहा कि अमृता को छोड़ दो और बच्चा गिरा दो, इसके बदले तुमको 3 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन प्रणय ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अमृता से भी कहा गया कि तुम प्रणय को छोड़ दो, बच्चा गिरा दो, 2 साल बाद मामला शांत होने के बाद हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे परिवार में करा देंगे, सारे जायदाद की अकेली वारिस हो। अमृता ने भी इस चीज को ठुकरा दिया। ये अपने पिता के सारे ऐश्वर्य, पैसे, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग कर प्रणय के साथ रहने को तैयार थी। मारुति राव ने कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से अमृता को समझाने की कोशिश की, मगर ये नहीं मानती है। प्रणय और अमृता ने पुलिस में जाकर मदद भी मांगा कि इनकी जान को खतरा है, सहायता कीजिए। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ था। एक बड़े ऑफिसर ने मारुति राव को समझाने की कोशिश की कि आपकी बेटी नाबालिग नहीं है, उसको अपना पति चुनने का पूरा अधिकार है, आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। इसके अलावा पुलिस ने प्रणय के परिवार को सुझाव दिया कि आप सीसीटीवी कैमरे लगवा लीजिए सुरक्षा के लिए। घटना के बाद जब पुलिस मारुति राव को हिरासत में लेने के लिए और पूछताछ करने के लिए गई तो उसने सारी चीजों से मना कर दिया। ये कत्ल कैसे करवा सकता है, इसको कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये तो इलाके में था भी नहीं। ये बात सच भी था। कई लोगों ने 14 सितंबर को घटना के करीब 2 घंटे पहले यानी 10-11 बजे के आसपास मारुति राव को उनकी कार से कहीं बाहर जाते हुए देखा था। यह आदमी नालगोंडा के ज्वाइंट कलेक्टर ऑफिस गया था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी एसपी से मिलता है और आरडीओ ऑफिसर से भी मिला। इसने फेस्टिवल के सिलसिले में उनसे बातचीत की थी। अब कत्ल की वारदात अंजाम देने समय यह ऑफिशियल लोगों से जाकर क्यों मिलेगा, जबकि उनसे इन्हें बचना चाहिए। अब पुलिस ने आगे और तफ्तीश की। मारुति राव की सीडीआर डिटेल्स, ये पिछले कुछ महीनों में किन किन लोगों से मिला था, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ की थी, पुलिस सारी इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करती है, वेरीफाई करने लगी। ऐसे करते करते एक आदमी का नाम आया, शहर का जाना माना ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन अब्दुल करीम। ये मिर्जलगुड़ा टाउन का कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने पर पुलिस के सामने एक और आदमी का पता चला जो कि संदेहजनक था, असगर अली। आपको बता दें कि गुजरात के होम मिनिस्टर रहे हरेन पांड्या का 2003 में कत्ल कर दिया गया था। उस केस में असगर अली का भी नाम आया था। इसके ऊपर ISI से कनेक्शन होने का भी इल्जाम लगा था। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने इसको हरेन पांड्या केस से बरी कर दिया था, क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिले थे इसके खिलाफ। यह आदमी नालगोंडा जिले में ही रहता था। पुलिस बारी बारी इन तीनों को उठाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है, अपना स्टाइल अपनाया। आगे चलकर मारुति राव स्वीकार कर लेता है कि इसी ने प्रणय का कत्ल करवाया था। पुलिस ने 8 में से 7 आरोपियों को 18 सितंबर तक अरेस्ट कर लिया। इसमें थे अक्यूज नंबर 1 अमृता के पिता मारुति राव, नंबर 3 असगर अली, नंबर 4 असगर का साथी अब्दुल बारी, नंबर 5 अब्दुल करीम जो कि कांग्रेस नेता और बिजनेसमैन था, नंबर 6 मारुति का छोटा भाई श्रवण कुमार, नंबर 7 मारुति का ड्राइवर समुद्रला शिवा, नंबर 8 पर एक और संदेहजनक आदमी MA निजाम, नंबर 2 पर था वो आदमी जिसने प्रणय पर हमला किया था, सुभाष शर्मा। यह आदमी बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। कत्ल के बाद ये स्कूटी से फरार हो गया था। ये अलग अलग टोल प्लाजा से होते हुए बिहार के पटना की तरफ भाग रहा था। पुलिस ने इसके अलावा सबको पकड़ लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी चीजें बताई। मारुति राव ने प्रणय के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसने अब्दुल करीम से बात की, उसके जरिए असगर अली और अब्दुल बारी से मिलता है। इन दोनों ने बिहार के सुभाष शर्मा से बात की, वो एक प्रोफेशनल सुपारी का कातिल था। 2018 के जून-जुलाई के आसपास से मारुति राव ने प्रणय के कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसमें लगभग 4 बार कत्ल करने की कोशिश हुई थी, मगर किसी न किसी कारण से काम नहीं हो पा रहा था। इनमें से कुछ के बारे में आपको बताएं तो पहला अटेम्प्ट 1 महीने पहले हुआ था, 14 अगस्त को, जब प्रणय अपनी पत्नी अमृता को लेने के लिए ब्यूटी पार्लर गया था अपने किसी दोस्त के साथ। सुभाष 2 लड़कों को देखकर कंफ्यूज हो गया था कि कत्ल किसका करना है, इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया। सेकंड अटेम्प्ट अमृता प्रणय के रिसेप्शन के कुछ दिन बाद हुआ। उसमें भी ढंग की प्लानिंग ना होने के कारण प्लान कैंसिल करना पड़ा। ऐसा ही अलग अलग करीब 4 बार कोशिश हुई थी। 5वीं बार में 14 सितंबर को कत्ल को अंजाम दिया गया। मतलब एक ही महीने में 5 बार कोशिश की गई थी। नेता अब्दुल करीम 2011 से अब्दुल बारी को जानता था, उसके जरिए असगर अली से मिला था। मारुति राव ने अपने भाई श्रवण से कहकर अपनी कुछ जमीनें बेचकर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कराया था। पहले तो सुपारी के लिए 2.5 करोड़ रुपए की बात हुई थी, लेकिन फिर 1 करोड़ में डील फिक्स होती है। इसमें से 15 लाख रुपए एडवांस में इन्हें दिए गए। पुलिस के अनुसार अब्दुल बारी को 8 लाख रुपए, असगर अली को 6 लाख रुपए और अब्दुल करीम को 1 लाख रुपए दिए गए थे। बाकी काम होने के बाद देने थे।
पुलिस ने बताया कि मारुति राव की सोच थी कि ये ऊंची कास्ट का है, वैश्य समुदाय से बिलोंग करता है। अपनी कास्ट को लेकर ये समाज में सर ऊंचा करके चलता था कि ये ऊंची जाति का है, लोग इसकी इज्जत करते थे। वहीं इसकी बेटी ने एक दलित समुदाय के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़के से प्यार किया, शादी की। इसके चलते मारुति राव को लगा कि इसके सम्मान को ठेस पहुंचा है, ये अब समाज में सर ऊंचा करके नहीं चल पाएगा। इसको अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और सम्मान के लिए सुपारी देकर कत्ल करवाया। हालांकि ये भी है, जब अमृता और प्रणय का रिसेप्शन हुआ उसमें बकायदा वीडियो शूट कराए गए थे, म्यूजिक वीडियो बनाए गए थे, उन्हें फेसबुक पर अपलोड किया गया था। इसमें कई सारे व्यूज, लाइक्स वगैरह आते हैं। इससे भी मारुति राव को काफी बुरा लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये चाहता था कि कत्ल करते हुए का भी वीडियो रिकॉर्ड हो, उसको भी फेसबुक पर अपलोड किया जाए और इसमें म्यूजिक वीडियो से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। लड़की ने दूसरे समाज में शादी की। इससे ही नाराज होकर पिता ने अपनी बेटी का सुहाग छीन लिया। इसका मानना था कि इसका सम्मान और प्रतिष्ठा अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार विरोध करता। 19 सितंबर तक पुलिस सुभाष शर्मा को भी अरेस्ट कर लेती है। सबको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। मारुति राव की तो अपनी बेटी से फोन पर बात नहीं होती थी, लेकिन मां की होती थी। मारुति राव ने भी कभी अपनी पत्नी को रोका नहीं था बातचीत करने से। 13 सितंबर को भी अमृता ने अपनी मां से बात की, उनको बताया कि ये कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने वाली है। मां ने बातों बातों में यही इन्फॉर्मेशन मारुति राव को भी बता दी। हालांकि इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मारुति राव के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो दामाद का कत्ल कर देंगे। बस इसीलिए मारुति राव अपनी पत्नी को रोकता नहीं था बात करने से। मारुति राव ये इन्फॉर्मेशन करीम को देता है। करीम ने असगर और बारी को बताया। उनके जरिए ये इन्फॉर्मेशन सुभाष शर्मा को लगती है। फिर 14 सितंबर को मौका देकर सुभाष ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस उस हथियार को भी रिकवर कर लेती है जिससे कत्ल किया गया था। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच से लेकर टेक्निकल जांच तक कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन की डिटेल्स, इसके अलावा भी कई चीजों में जांच की थी, सबूत जुटाए थे। कत्ल वाले दिन मारुति राव जानबूझकर बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए गया था ताकि ये सिद्ध कर सके कि कत्ल के समय इलाके में नहीं था। आमतौर पर पुलिस 90 दिनों में चार्जशीट फाइल कर देती है, मगर यहाँ पर 9 महीने लग जाते हैं चार्जशीट फाइल करने में। हालांकि पुलिस का कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, इसीलिए लेट हुआ। इस केस में पुलिस ने 102 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया था। 1600 पेजेस की चार्जशीट तैयार की गई। 12 जून 2019 को नालगोंडा के स्पेशल SC/ST कोर्ट में सबमिट किया गया इसे। अब कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। इसी बीच तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से अमृता को 8 लाख रुपए, एक गवर्नमेंट जॉब, एक घर और एक खेती के लिए जमीन एज ए कंपनसेशन देने का प्रस्ताव रखा गया। प्रणय के फ्यूनरल के लिए मिले 4 लाख रुपए के अलावा अमृता और प्रणय के परिवार ने बाकी सब चीजें लेने से मना कर दिया। कहा कि बस इन्हें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जनवरी 2019 में अमृता एक बेटे को जन्म देती है। अमृता प्रणय के माता पिता के साथ ही रह रही है उनके घर पर। उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, न कि बहू के रूप में। पुलिस के लेट चार्जशीट फाइल करने की वजह से आरोपियों को फायदा हुआ। उन्हें 27 अप्रैल 2019 को यानी अरेस्ट होने के 7.5 महीने के अंदर ही बेल मिल जाता है। इसमें थे 3 लोग, मारुति राव, करीम और श्रवण। ये तीनों बेल पर बाहर आ गए। अब आगे एक और हैरान करने वाली घटना होती है। 7 मार्च 2020 मारुति राव बेल पर बाहर था और अपने नॉर्मल कामों में लग गया था। ये 7 मार्च को हैदराबाद के खैरताबाद जाता है। इसने शाम के 6:30 बजे आर्य वैश्य भवन नामक एक लॉज में 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 306 बुक किया। यह अक्सर काम के सिलसिले में इसी लॉज में आता था और रहता था। ये अपने ड्राइवर के साथ आया था, खुद की कार से। यहाँ पर आकर इसने नॉर्मली अपने घर पर बात की, पत्नी से बात की, अपने बिजनेस के लोगों से बातचीत करता है, दोस्तों वगैरह से बातचीत की। रात में 8:30 बजे ये बाहर खाना खाने के लिए भी गया था। इसे पता था कि केस इसके फेवर में नहीं है, फैसला इसके खिलाफ ही आएगा, इसलिए हाईकोर्ट के वकील से मिलना था। इसने अपने ड्राइवर से भी बोला कि सुबह में 8:30 बजे रेडी रहना। लेकिन 8 मार्च की सुबह होने पर भी ये आदमी अपना रूम नहीं खोलता है। ड्राइवर ने कई बार नॉक किया, फोन करके बात करने की कोशिश की। ड्राइवर मारुति राव की पत्नी को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि ये फोन नहीं उठा रहे हैं। उधर से वो भी फोन ट्राई करने लगी, बाकी रिश्तेदार भी कॉल करते हैं। इसके बाद ड्राइवर ने होटल के स्टाफ को इसके बारे में सूचना दी। दरवाजे को तोड़ा गया। कमरे के अंदर मारुति राव बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। पता चला कि इन्होंने कंज्यूम करके स्वयं समाप्त कर लिया। इनके किसी फ्रेंड का फर्टिलाइजर का शॉप था, वहीं से इसका इंतजाम किया था। पोस्टमार्टम के लिए शव को ओस्मानिया हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आया कि मृत्यु का कारण जहर है। इसके अलावा शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले। आखिर इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? मारुति राव को अपनी बदनामी को लेकर डर था। बेटी को उन्होंने अप्रोच किया, कहा कि केस वापस ले लो, इन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है। मगर वो अपने फैसले पर अडिग थी, वो पीछे नहीं हट सकती। सजा से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया। इन्होंने समाप्ति से पहले एक नोट भी लिखा था जिसमें अमृता से माफी मांगी और कहा कि मां के साथ रहना। जब इनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो अमृता भी आई थी पुलिस प्रोटेक्शन में, लेकिन बीच में रिश्तेदारों ने उसे रोक दिया। कहा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम ही जिम्मेदार हो। वहां पर हजारों की भीड़ में लोग थे। लोगों के विरोध करने पर अमृता को बिना पिता का शव देखे वहां से जाना पड़ा।
अमृता ने बताया कि पिता ऐसा नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ तो हुआ है। प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए उनके भाई प्रेशर दे रहे होंगे, इसमें गहरी साजिश है। वहीं भाई श्रवण का कहना था कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा नहीं था, उन्होंने डिप्रेशन में आकर और अमृता की वजह से ऐसा कदम उठाया। लोगों के बयान, उनके बेल पर बाहर आने के बाद का बिहेवियर, मोबाइल के चैट्स, बाकी चीजों से साबित हुआ कि पछतावे में आकर ऐसा कदम उठाया है। बीच में इस केस की सुनवाई कोविड की वजह से रुक भी गई थी, लेकिन फिर रिज्यूम हुई। नवंबर 2024 में हाईकोर्ट ने सुभाष शर्मा को भी बेल ग्रांट कर दिया। ज्यादातर आरोपी बेल पर बाहर हैं, सुनवाई अभी चल रही है। प्रणय के एक छोटे भाई थे जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अमृता को अपनी बहन मानकर उसका साथ देंगे। रक्षाबंधन पर राखी भी बंधवाई। फिलहाल अमृता प्रणय की फैमिली के साथ रहती हैं। अमृता के अनुसार अगर इसकी माँ इनके पास आकर रहना चाहें तो रह सकती हैं, कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये अपने पिता के घर पर कदम नहीं रखेंगी। प्रणय और अमृता ने सोचा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद ये अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, मगर सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी करनी पड़ी। कई सारी संस्थाएं, कई संगठन अमृता के साथ हैं। अमृता भी अपने पति के इंसाफ के लिए खड़ी है। सभी साजिशकर्ताओं को और कातिलों को फांसी होनी चाहिए, इनकी यही मांग है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।